देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि राजस्थान में भी मई के महीने में लगातार हर दिन केस बढ़ रहे हैं। सबसे गंभीर मुद्दा ये कि इस बार बच्चों में कोरोना के मामले ज्यादा आ रहे हैं। कल भी कुल 23 में से 12 बच्चे कोरोना संक्रमित थे। इसके बाद डर सता रहा है कि क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और क्या तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ेगी। क्या स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलना घातक साबित होगा? पाबंदियों का हटाना क्या बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ेगा? कोरोना को रोकने और बच्चों को बचाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? आज बात इसी मुद्दे पर कि मासूमों पर हो रहे कोरोना अटैक को कैसे रोका जाए। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में बड़ी भूमिका दरअसल वैक्सीनेशन ने निभाई थी, लेकिन अब बात बच्चों की है। देश में बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जबकि विश्व के 40 देश ऐसे हैं जहां बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। कई देश ऐसे हैं जहां बच्चों का वैक्सीनेशन भी पूरा हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, स्पेन, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, अमेरिका, ब्राजील के अलावा कई ऐसे देश हैं जहां या तो बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है या फिर ऐलान किया जा चुका है। तो फिर दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में, जहां 2 से 18 साल के बीच बच्चों की आबादी 35 करोड़ के आसपास है, क्या उनमें कोरोना फैलने का इंतजार किया जा रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिभावक एकता संघ के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय जी, स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और बीजेपी नेता डॉक्टर अशोक यादव जी। लेकिन शुरुआत मनोज विजयवर्गीय जी आपके साथ करना चाहूंगा। अभिभावकों को क्या एक बार फिर से डर सता रहा है कि बच्चों के अंदर कोरोना फैल ना जाए? कि आप चाहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ वापस जाया जाए? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश ने एक 2.5 साल के बच्चे को खोया है। ऐसे समय पर हम बैठे हैं यहाँ पर, और जिस चीज़ का अंदेशा था और लगातार 15 दिन से अभिभावक एकता संघ मांग करता है, वही हुआ। एक साथ इस तरह की घटना बढ़ रही है। यदि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर नहीं अंकुश लगाया गया तो कई माता पिता अपने बच्चों को, ईश्वर ना करे एक भी घटना ऐसी हुई तो क्या हम माफ़ कर पाएंगे? ये डिपार्टमेंट वाले अधिकारी और ये निजी स्कूल वाले जो इसके ऊपर मनमानी कर रहे हैं। आज हमने बीडी कल्ला जी से भी मुलाकात करी, माननीय से, और उनसे निवेदन करा कि नया दौर है, नई शुरुआत आप करें और संवेदनशीलता के तहत निर्णय लें। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में निर्णय लेंगे। सर, जितने बच्चे अभी तो कोरोना संक्रमित हुए हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई कि परिवार के अंदर क्या पहले से कोरोना संक्रमित कोई था? क्या वो स्कूल से कोरोना संक्रमित हुए हैं या बाहर से कहीं आए, कोरोना संक्रमण लेकर आए और लापरवाही अभिभावकों की रही और उस वजह से स्कूल के बाकी बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई? ये आंकड़ा है आपके पास? निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किस लेवल पे हम सबकी है, निश्चित रूप से अभिभावकों की भी है। लेकिन ये अवसर दिया गया, लॉकडाउन सरकार क्यों लगाती है? क्योंकि वो इसीलिए लगाती है कि हर आदमी इतना अवेयर और नहीं होता, इसलिए उसको रोकना पड़ता है, उसको दबाव से, किसी प्रभाव से। इसीलिए व्यवस्था एक नाम की चीज़ होती है। जब ये चीज़ें पता थी तो हर अभिभावक ऐसा जिम्मेदार होगा, इतना संवेदनशील होगा। क्या पता उसको कोरोना उस समय तक डिटेक्ट हुआ नहीं हुआ हो, वो बच्चे को उसने भेज दिया। निश्चित रूप से उस बच्चे के कारण वहाँ कोरोना फैला है। लेकिन इस सिस्टम को सुधारने के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम, हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जानना चाह रहा हूं सर, क्या नैतिक जिम्मेदारी का मतलब यह है कि एक बार फिर से सब चीजों को बंद करके कमरे में कैद हो जाए, या सभी को जागरूक किया जाए, अलर्ट मोड पर आया जाए? हर अभिभावक ये जिम्मेदारी निभाए कि N95 के बिना बच्चा वहां से नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं यहां प्रश्न करना चाहूंगा, क्या सरकार ने 100% क्षमता के साथ स्कूल खोले और पहली क्लास से खोल दिए? मैं आपसे सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या एक पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के छात्र से आप उम्मीद करते हो कि वो मास्क लगाएगा? क्या आप ये उम्मीद करते हो कि वो उन सारी निर्देशों का पालन कर पाएगा? ये पूरी तरह अव्यावहारिक और गैर जिम्मेदार निर्णय सरकार का रहा, और जिसके अंदर स्कूलों की भूमिका उसके अंदर महत्वपूर्ण रही कि इन लोगों ने केवल मात्र फीस वसूली, मैं कहना चाहूंगा, खुले रूप से कहना चाहूंगा, और पूरी जिम्मेदारी के साथ अभिभावक संघ कहना चाहेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस है। 4000 शिकायतें मेल के ऊपर अभिभावक संघ के पास है। पिछले 20 महीने के अंदर करीब 30,000 कॉल्स हमारे पास है। सरकार जब नहीं खुलती है, स्कूल जब नहीं खुलते हैं, तब हम जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है समाज को। आज वो 30,000 कॉल ये कहते हैं कि अभिभावक की कहीं सुनी नहीं जा रही है, और यही हुआ। निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी है, मानता हूं अभिभावक की जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं। अनिल शर्मा जी, सर, मैं आंकड़े देख रहा था, आंकड़ों के अंदर मुझे एक भी सरकारी स्कूल या एक भी छोटा स्कूल नहीं मिला जहां कोरोना का बच्चा डिटेक्ट हुआ हो।
बड़े स्कूलों के अंदर जिनके लिए हम उम्मीद करते हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, वहां बच्चा अंदर एंट्री तब करेगा जब थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी होगी, उसके बावजूद वहां बच्चे मिल रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? इसको ये समझा जाए, बहुत सीधा सा तरीका है सर, ये पेरेंट्स की पूरी लापरवाही है। ये तो फीस पे सब बातों पे टाल देते हैं। मैं सिंपल सा ही कहना चाह रहा हूं, बड़े स्कूल में बड़े बाप का ही बच्चा पढ़ता होगा, पैसे वालों के, इनके जब बच्चे जाते हैं तो इनको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। और 23 केस जयपुर में पाए गए, पूरे राजस्थान में पाए गए हैं, 19 जयपुर में हैं, और 19 के 19 में जो बच्चे संक्रमित हुए हैं वो पेरेंट्स से वो क्या हैं, जबकि प्रोटोकॉल की पहली गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर संक्रमित है पड़ोस में भी तो आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजें, पर जिम्मेदारी दूसरों पे देते हैं। ये कोई सोचना ही नहीं चाहते। हमें डरने के बजाय, इस कोरोना से डरने के बजाय लड़ने की जरूरत है जी। लड़ने की जरूरत कैसी है कि हमारी सरकार की लापरवाही तो यह कि M95 मास्क के अलावा बाकी मास्क हैं ही बेकार। आज तक बताया सरकार ने? नहीं बता रही। तो सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। उसके बाद कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। 40 देशों में हो चुका, नहीं हो रही, ये किसकी जिम्मेदारी है? सर, सरकारी स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा है, छोटे स्कूलों में बच्चा नहीं आ रहा है, जहां लाखों रुपए फीस के दिए जाते वहां क्यों आ रहा है? सर जांच कर ही नहीं रहा कोई। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना, उसकी जांच हो रही जब तो मालूम चल रहा है। बड़े स्कूलों में इसलिए आ रहा है कि वहां जांच हो रही है, जांच होते मालूम चलता है, मालूम चलते प्रोटेक्ट करते हैं। पर सवाल यह कि आ क्यों रहा है? जब बता दिया गया कि बच्चे को मत भेजो, भेज क्यों रहे हैं? वो भेज रहे हैं, लेकिन अपनी लापरवाही। उनके लिए दुनिया है पूरी, बच्चा तो अपनी दुनिया को संभालो ना। दुनिया को क्यों भेज रहे हो आप मौत के मुंह में? और ये ऑनलाइन की बात करें, हाउ इट इज पॉसिबल? एक पेरेंट के कहने से तो ऑनलाइन होगी नहीं। हम कह रहे हैं जिन स्कूलों में कोरोना पाया गया है, स्कूलों ने संवेदनशीलता बरती और बरते तत्काल क्लास को 10 दिन बंद करके ऑनलाइन चालू कर दी। ये जो सोल्यूशन स्कूल कर सकती थी वो तत्काल कर दिया। आगे दूसरा जो हमने फैसला लिया है, 50% अभिभावक कह दो हम सेम डे ऑनलाइन कर देंगे। फर्क किसके पड़ रहा है? ये दिक्कत किसको आ रही है? पर एक अभिभावक कहेगा एक के लिए ऑनलाइन हो नहीं सकती। व्यवहारिक सोचना पड़ेगा। जब बाकी बच्चे आ रहे हैं तो एक बच्चे के लिए कैसे ऑनलाइन हो सकती है? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी, फीस की बात है तो जवाब दीजिए सर। बच्चों को लेकर जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। एक तरफ सरकार ये कह रही है, बाकायदा मांग की गई है कि बूस्टर डोज लगाई जाए, बूस्टर डोज लगेगी युवाओं में। यानी कि एक तरफ तो यह भी डर बना हुआ है कि जिनको दोनों डोज लग चुकी है वो भी सुरक्षित नहीं, बच्चों में तो पहली डोज भी नहीं लगी, उनको लेकर लापरवाही क्यों? देखिए, लापरवाही तो मैं कह रहा हूं कि सभी की समग्र रूप से जिम्मेदारी है। हम तो इस बड़े संवेदनशीलता के साथ केंद्र सरकार से मांग कर चुके हैं कि अभी 1 महीना पहले बच्चों की वैक्सीन जो है यहाँ अप्रूव हो चुकी है, इंडिया में अप्रूव हो चुकी है, WHO द्वारा अप्रूव हो चुकी है। और ये भी हो गया है कि किन जो कंपनीज, जो निर्माता हैं, ये भी तय हो गया किसकी वैक्सीन लगेगी। तो अब उसको होल्ड बैक क्यों कर रखा है? करना नहीं चाहिए। हमने तो बूस्टर डोज की भी मांग की है। हालांकि आज मुझे सर ये बताइए, मैं उन चीजों पर आना चाहता हूं कि जितने स्कूल खुले हैं कितनों का औचक निरीक्षण किया गया, मुझे लिस्ट दीजिए। मुझे बताइए चैनल के जरिए कि हमारे इन अधिकारियों ने इन स्कूलों में जाकर देखा और वहां सभी मास्क के अंदर थे, वहां सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए और वहां बच्चा सुरक्षित है। कोई धनीधोरी होगा या नहीं होगा? देखिए विजेंद्र जी, मास्क की और सब चीज़ों की वहां पे जांच की जा रही है। अभी अब मैं आपको पूरी चीज़ बताता हूं। जो बच्चे निकले हैं वो कौन कौन हैं। आप अगर देखेंगे कि जो स्कूल हैं जहां भी बच्चे को भेजा गया है, सबसे पहले स्कूल वहां पे अंडरटेकिंग लेता है पेरेंट्स से कि आप भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। ये निर्णय जो थे ये सब बाद में हुए हैं स्कूलों के कि भाई आप ऑफलाइन ले सकते हैं या 100% ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में कंटेंट किया हुआ था, हमने कोरोना को रुका हुआ था। 50 से कम एक्टिव मरीज थे राजस्थान में। लेकिन अभी जो एक बड़े आपने संख्या बताई, 1 दर्जन करीब बच्चे वहाँ मिले हैं, तो वो हॉस्टल में रह रहे थे। वो हॉस्टल के थे, 187 बच्चे एक हॉस्टल में रह रहे थे। उनमें से 12, उन सब की जांच हुई तो 12 बच्चे संक्रमित मिले, क्योंकि एक बच्चा जो जयपुर के बाहर से यहाँ पे आया हॉस्टल में, वो पहले से संक्रमित था। ये चीज आई है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी अभिभावकों से कि अपने बच्चों की शिक्षा, उनकी के लिए आप भी जिम्मेदार बने। देखिए, मॉल खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, स्विमिंग पूल खुले हुए हैं, भीड़ लगा रहे हैं। आप सबसे पहले इसके संक्रमण को आगे बढ़ना रोकिए। बच्चों की शिक्षा 2 साल पीछे हो चुकी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डिसएग्री होगा, क्योंकि जब सारी चीजें खुली हुई तो अकेला स्कूल में ही जाने से बच्चा संक्रमित होगा या स्कूल को ही बंद कर दिया जाए, फिर बच्चे के भविष्य का क्या होगा? ये अपने आप में गंभीर सवाल। लेकिन डॉक्टर अशोक यादव जी, सर 40 देश ऐसे हैं जहां बच्चों का वैक्सीनेशन या तो शुरू हो चुका है या खत्म हो चुका है या फिर शुरू होने वाला है। 35 करोड़ बच्चों की आबादी है हिंदुस्तान में। इसको लेकर कोई गंभीर है या नहीं है?
सोलंकी जी, मैं सबसे पहले तो आपका आंसर ये देना चाहूँगा कि गंभीर है सरकार, और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रही है। और इसके लिए एक वैक्सीनेशन के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, अलग अलग देश के अलग अलग लोगों के और जलवायु के हिसाब से। वो अपने देश पे जितना पूरा हुआ है उसके अभी इफेक्ट और साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। दूसरी चीज में ये कब तक कर देंगे सर? नहीं, इसमें टाइम लगता है, कोई बहुत जल्दबाजी में काम नहीं हो सकता सारा। कोरोना इंतजार करेगा सर? अरे दूसरी चीज, कोरोना इंतजार करे कि नहीं, यहाँ पर ट्रायल चल रहा है, अभी रुक जाते हैं, हम किसी और देश का रुख कर लेते हैं। कोरोना के लिए बचाव तो करें, अपनी जिम्मेदारी को तो समझे। अभी आपके प्रतिनिधि ने एक बात कही है, सरकार के प्रतिनिधि ने, कि साहब स्विमिंग पूल खुले हुए हैं, सिनेमा हॉल खुले हुए हैं, जिम खुले हुए हैं। खोला किसने है? इनकी सरकार ने खोली है। एक चीज है कि पूरे देश में जिम्मेदारी सरकार ने खोली है, पूरे देश में खुले हुए हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों में नहीं खुले क्या? कोई सोशल डिस्टेंस भारत सरकार ने लिख के दी है, हो रही है क्या? की पालना यूपी में हो रही है। दूसरे अनिल जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, लेकिन मुझे ये तो बताइए डॉक्टर अशोक यादव, मुझे ये बताइए, इस देश का इस वक्त एक राज्य ऐसा बताइए जहां सब कुछ नहीं खुला है। नहीं बताइए ना मुझे। इसके अंदर जो प्रोटोकॉल, कोरोना के प्रोटोकॉल है, उनकी पालना हो रही है क्या? कहीं सरकारी लेवल पर किसी भी जगह हो रही है क्या? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हो रही है क्या? अरे साहब आप सुनिए पहले, आप एक काम कीजिए, नहीं डॉक्टर अशोक यादव, डॉक्टर अशोक यादव सर, कहना चाहूंगा मैं, आप एक काम कीजिए डॉक्टर अशोक यादव सर, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। रुक जाइए सर, मैं गारंटी से कह रहा हूं, रुकिए सर, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, मैं यहां गारंटी से कह रहा हूं कि यहां से चाहे बीजेपी ऑफिस चले जाइए, कांग्रेस ऑफिस चले जाइए, वहां भी प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही होगी। बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन हमारे साथ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी जुड़ चुकी हैं। संगीता बेनीवाल जी, मैम, बच्चों के अंदर कोरोना डिटेक्ट हो रहा है, 2.5 साल के बच्चे की जान चली गई है, कुछ सोचा जा रहा है कि बच्चों को किस तरीके से बचाया जाएगा? मैम सर रुक जाइए, प्लीज रुकिए सर, रुकिए सर, रुकिए सर, अशोक जी रुकिए सर, सर रुकिए। बिल्कुल विजेंद्र जी, जी बोलिए मैम। बिल्कुल विजेंद्र जी, जिस तरह से राजस्थान के कल एक स्कूल में लगभग 12 से अधिक बच्चों का कोरोना पाया गया, उसको लेकर बाल आयोग भी बहुत चिंतित है। और आज ही हमने तुरंत प्रभाव से पत्र भी जारी किया है बीकानेर शिक्षा निदेशक को कि किसी भी स्कूल में अभिभावक और बच्चों को बाध्य ना किया जाए स्कूल आने के लिए, और साथ ही साथ जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना, वो पूरी तरह से पालना ज़रूर हो। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को इसके लिए पाबंद किया जाए, और साथ ही साथ में ऑनलाइन ऑप्शन भी इसमें खुला रखा जाए, ताकि हम अपने बच्चों को कोरोना जैसी महामारी से बचा सके। और जहाँ तक हम सरकार की बात करते हैं, तो सरकार ने जिस तरह से अपनी सूझबूझ से, सक्रियता से राजस्थान में एक परचम लहराया था कोरोना की, चाहे वो दूसरी लहर हो, चाहे टीके में आना, प्रथम स्थान पर आना हो, उसी तरह बच्चों के लिए भी पूरी तरह से बात चल रही है। और बाल आयोग ने भी स्वास्थ्य मंत्रालय को कहा है कि जो बच्चों के वैक्सीनेशन की बात है, तो उसका परीक्षण होते ही तुरंत प्रभाव से राजस्थान में भी बच्चों को वैक्सीनेशन से लाभ पहुंचाया जा सके, ताकि हम अपने बच्चों को तीसरी लहर का जो अंदेशा है उससे बचा सकें। अनिल शर्मा जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूं, मैम, सरकारी स्कूलों में जांच हुई क्या? ये ऑनलाइन कैसे चलेगी, थोड़ा बताएंगे आप हमें कि ऑफलाइन के साथ पूरी ऑनलाइन कैसे चलेगी? हाउ इट इज पॉसिबल? जवाब तो मैं दे देता हूं। जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है उनको शिक्षा कैसे देंगे? कोई जवाब है? सरकार ने कोई व्यवस्था की उनकी? नहीं, मैडम को देना था। मैडम संगीता बेनीवाल जी। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, ये बहुत चिंता की विषय है। इसी बात से अनिल जी, यही बात थी, बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। सबसे ज़्यादा प्रभावित ही कोरोना में हमारे बच्चे हुए, शिक्षा से वो जिस तरह से पिछड़ गए, खासकर वो ब्लॉक में बैठे हुए गांव, ढाणी या सरकारी स्कूल के बच्चे जिनके घर में मोबाइल नहीं है। मैम एक लाइन में मुझे समाधान बताइए कि मेरे बच्चे जो राजस्थान के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, कोरोना केसेस को रोका जा सके, और जो भी लापरवाही कर रहा है, चाहे वो अभिभावक हो या फिर स्कूल हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। बढ़ाओ नियम, मतलब जिम्मेदारी तो तय करें हम। बिल्कुल विजेंद्र जी, ये तो हमको हमारे घर से शुरू करना पड़ेगा। सरकार, आयोग, सभी नहीं, लेकिन हमको हमारे घर से ही शुरू करना पड़ेगा। हमें खुद को, सबको जागरूक और सचेत होना पड़ेगा,
और कोरोना के सभी WHO द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उसकी पूरी तरह से पालना करनी पड़ेगी, तभी कहीं जाके हम तीसरी लहर से बच पाएंगे। जी मैम, रोकना चाहूंगा, हमारे साथ अजमेर से एक दर्शक जुड़े हैं, सीताराम जी। सीताराम जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं, किससे सवाल करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से सवाल करना चाहता हूं, भारत सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि जब सब जगह 100% आप सारे मॉल खोल रहे हो, आप बाजार खोल रहे हो, सिनेमा हॉल खोल रहे हो, तो फिर बच्चों को स्कूल के लिए मतलब कोरोना फैलने के लिए दोषी क्यों ठहराया जा रहा है? जी, इन पे सब पे पाबंदी लगे, कुछ हद तक कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना हो, नहीं तो बच्चा तो ट्यूशन जाएगा वहां से भी कोरोना ला सकता है, अपने घर से भी ला सकता है, और किसी मॉल में जाएगा तो वहां से भी ला सकता है। ठीक बात है सर, मुझे लगता है आपके सवाल का सही जवाब मनीष जी दे पाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि स्कूलों की वजह से कोरोना फैल रहा है। मनीष जी जवाब दीजिए, जब पूरी दुनिया खुली है तो स्कूल खुलने से ही दिक्कत होगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके अंदर मैंने पूरी तरह स्कूल वालों को जिम्मेदारी ठहराया। निश्चित रूप से जो अभिभावक अवेयर नहीं है या अनजाने के अंदर बच्चे वहां पहुंचते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संगीता बेनीवाल जी का, उन्होंने आज इस बारे में विज्ञप्ति जारी करा है अपना प्रतिवेदन। और मैं कहना चाहूंगा निजी स्कूलों से, क्या इनकी संवेदना, इनको जानकारी नहीं है? एक पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे उन्होंने खोले। मैं अनिल, मुझे बोलिए, आपका नंबर है, बोलिएगा अनिल जी, आपका नंबर है, बोलिएगा। आप मुझे अवसर दिया गया, मुझे बोलने दीजिए, अपनी बात कहिएगा। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं मनीष जी, मैं ये पूछ रहा हूं मनीष जी, क्या अभिभावकों को ये नहीं पता होता कि बच्चा बीमार है? क्या वो इतने लापरवाह हैं कि उनको नहीं पता कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है? 1.65 करोड़, एक मेरी होने दी जी, 1.65 करोड़ विद्यार्थी राजस्थान के अंदर हैं। बार बच्चे में सिम्टम्स कम होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और स्कूल को कैसे मालूम चले? ये बताइए मुझे, स्कूल वाले कैसे डिटेक्ट करेंगे सर? 1.5 करोड़ राजस्थान के अंदर विद्यार्थी हैं और 1.5 करोड़ ही अभिभावक हैं। खुल चुके हैं, सबसे लेट खुले हैं। देखिए ये बहस यहाँ पर बहस हो रही है, बहस महत्वपूर्ण नहीं है। हम बात करें कोरोना का मासूम अटैक, मासूमों पर अटैक। श्री गंगानगर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कमल शर्मा जी। कमल शर्मा जी, पूछिए, क्या पूछना है या क्या कहना है आपको? जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा मंतव्य सीधा सीधा ये है कि विद्यालय पूरी क्षमता के साथ खुले, 100% उनके अंदर बच्चे उपस्थित हो, सावधानी रखी जाए, क्योंकि जब प्रशासन ने इतने इंतजाम किए, सब जगह सारे बाजार, सारे रेलवे स्टेशन, सारे बस स्टॉप, हर सेवा उपलब्ध है, तो बच्चों के साथ ये दुराचार क्यों, ये दुर्भाव क्यों, उनको वंचित क्यों रखा जाए शिक्षा से? क्योंकि आने वाले समय में इस काल के जो बच्चे हैं उनके लिए कहा जाएगा कि भाई तुम हमारे यहाँ पर जॉब के लायक नहीं हो क्योंकि तुम कोरोना काल के हो। जी, ये बहुत बड़ा एक अटैक होने वाला है। और दूसरी बात एक ये मैं चाहता हूं कि इतने बड़े स्तर पर जहां पर छिड़काव के लिए स्थानीय निकायों को सरकार की तरफ से निधि उपलब्ध करवाई गई, उनमें इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, उनके बारे में न्यूज़ेज आई, उन लोगों का क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के नाम पर फंड जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है? इसकी एक बारीकी से जांच होनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीता बेनीवाल जी, सवाल मैम आपसे है, और सवाल यह है कि बच्चों के अगर भविष्य को ध्यान में रखा जाएगा तो स्कूलों को खोलना मजबूरी नहीं, जरूरत है, लेकिन बच्चों की जिंदगी को बचाना मजबूरी भी है और जरूरत भी है, और भविष्य के लिए यह जरूरी भी है। मैम, बीच का रास्ता क्या हो? क्यों ना ऐसा हो कि स्कूलों के अंदर रैंडम सैंपलिंग हो, जिस तरीके का बखान कहा गया था कि हर 15 दिन में हर स्कूल के अंदर सैंपलिंग होगी, वो बात कही और फिर भूल गए। क्यों ना एक औचक निरीक्षण स्कूलों के अंदर रैंडमली किया जाए, और जो स्कूल लापरवाही बरतते नजर आए उन पर पेनल्टी ठोकी जाए। एक डर तो होना चाहिए ना स्कूलों के अंदर भी कि कभी भी कोई आएगा पेनल्टी लगाएगा, ये डर तो होना चाहिए मैम। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र जी, ये बिल्कुल होना चाहिए। जो बच्चों में कोई लक्षण पाए जाएं, सर्वप्रथम उन बच्चों को, माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ रैंडमली चेक बिल्कुल होना चाहिए स्कूलों में, ताकि इस तरह की अनियमितताएं अगर हैं और कोरोना जैसी बात है उससे हम बच्चों को अपने बचा सके। परंतु हाँ, बच्चों के भविष्य की भी जहाँ तक बात आती है तो हमको उसको भी देखना होगा, बच्चों को जो शिक्षा का नुकसान ना पहुंचे, परंतु साथ साथ ये भी देखना होगा कि जान है तो जहान है। दोनों ही चीज़ों को लेते हुए एक शिक्षा मंत्री जी ने भी आज बैठक रखी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं बच्चों के मामले में अति संवेदनशील है,
बहुत ही जल्दी इस तरह का आदेश भी जारी करेगा और बाल आयोग स्वयं भी अनुशंसा करेगा जी। कि इसी तरह की एक SOP जारी कर दी मैम, जाए। ये उम्मीद कर सकते हैं कि बाल आयोग जिला स्तर की जो टीमें हैं उनको अलर्ट करेगा कि आप औचक निरीक्षण कीजिए, ये उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल जिला स्तर के बिल्कुल 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 विजेंद्र जी, उन सभी को आदेश जारी किया जाएगा कि वो लोग सभी स्कूलों में जाएं और औचक निरीक्षण करें कि कोरोना गाइडलाइंस की पालना की जा रही है या नहीं, और यदि नहीं तो उन स्कूलों मुझे याद है कि जब गोविंद सिंह डोटासरा जिम्मेदारी संभाल रहे थे, मौखिक तौर पर उन्होंने कहा था कि हर स्कूल में 15 दिन के अंदर सैंपल लिए जाएंगे। लिखित में कहा नहीं, लेकिन मौखिक रूप से मीडिया के सामने उन्होंने कहा था। तो ये माने कि मौखिक रूप से कहा था इसलिए भुला दिया गया, नहीं किया गया। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा हमने स्कूल किन परिस्थितियों में खोले। आप अगर याद करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी निर्णय लिए गए कोरोना की गाइडलाइंस बनाते हुए, SOP बनाते हुए, कब लॉकडाउन लगाना है, कब हटाना है, तो हमने सभी वर्गों से बातचीत करके ये निर्णय लिए थे। और निर्णय जो लिए थे मुख्यमंत्री जी ने, उसमें एक पत्र मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, वासुदेव देवनानी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी लिखा था कि अब स्कूलों को खोलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मांग अलग से थी और एक्सपर्ट से राय लेकर के और मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों से बात करके, चाहे अभिभावक हो, चाहे स्कूल संचालक हो, चाहे डॉक्टर हो चुका है, आपसे बात कर ही नहीं रहा हूं, जरा चुप रहिए। तो उसमें मॉनिटरिंग तो करेंगे, मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई, सिर्फ बातें करने से नहीं होता। क्यों लिखा था पत्र? नहीं, पत्र लिखा था स्कूल खोलने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार है, मुख्यमंत्री जी अभी तक लेटर लिखने की सोच रहे हैं। आपकी सरकार ने तो हिंदुस्तान मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं 4 लाख लोगों की मौत के जिम्मेदार है। कब करेंगे? जब बच्चे सारे संक्रमित हो जाएंगे तब करेंगे, ये तब करेंगे। तो आप मुख्यमंत्री जी को कहिए कि सोकर नींद से उठे और निरीक्षण के लिए जल्दी कोई नीति बनाई। हो रहा है, ये हो गया हो तो सवाल किया जा सकता है। स्वर्णिम जी, सवाल मेरा यह है कि सर जो हो चुका है मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं, अब जो हो रहा है और उसको होने से रोकना है मैं उस पर बात कर रहा हूं। सर मुझे बताइए, इन परिस्थितियों के बाद कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि रैंडमली स्कूलों के अंदर सैंपलिंग की जाए, क्योंकि जिनके अंदर कोरोना है और उनके अंदर डिटेक्ट नहीं हो रहा है या जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं है, वो ना जाने कितने बच्चों को करेंगे। एक रैंडम सैंपलिंग की उम्मीद तो की जा सकती है। देखिए विजेंद्र जी, बिल्कुल रैंडम सैंपलिंग की जहां तक बात है, राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के आदेश थे तो हमने तो मोहल्ले मोहल्ले में भी की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो सबसे जो निर्णय हो रहा है, जो मेरे पास सूचना है, वो यह है कि स्कूलों में औचक निरीक्षण करके देखा जाएगा, क्योंकि स्कूल के अंदर पुलिस या सरकारी प्रशासन नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन है वो ये देख रहा है कि स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। लेकिन एक मैं आपको और बात कहना चाहता हूं कि यह भी तय किया जाएगा कि जो अभिभावक हैं, जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अभिभावक ने उठाई है। अपने यहाँ फॉर्म भर के स्कूलों को दिया है उन्होंने कि हम अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। बाद में सरकार निश्चित रूप से सारा काम अगर अभिभावक ही करेंगे तो सरकार को वैक्सीनेशन कार्यक्रम सर रुकिए, जरा रुकिए, चुरू से कोलार हमारे साथ जुड़े मोहम्मद जी। मोहम्मद जी कहिए क्या कहना चाहते हैं। सर रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए सर, प्लीज रुकिए, डिबेट की थोड़ी तो मर्यादा बना के रखिए। सर मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं चुरू से, बताइए सर क्या कहना चाहते हैं। आज सर मैं जानना चाहता हूं, जैसे सभी मॉल्स वगैरह खुले हुए हैं, ट्रेनों के अंदर भीड़ है, बसों के अंदर भीड़ है, हम बस में सफर करते हैं, 100 लोगों को ठूंसा जा रहा है, जब उसमें जो एबिलिटी है वो 50 लोगों की है जी। तो स्कूलों के अंदर जब बच्चे आ रहे हैं तो बच्चों की जो संख्या है वो भी कम रखी जा रही है, बच्चों पर पूरा फोकस किया जा रहा है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ कोरोना फैलाने का काम है वो स्कूलों द्वारा ही किया जा रहा है क्या? ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगा, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से, राजीव। राजीव अपना सवाल कीजिए, किससे सवाल है? देखिए 100% स्कूल खोल दिए गए हैं, छोटे गांव और छोटे कस्बे जो हैं वहां पर कभी जाके देखिए स्कूल्स में ना तो टीचर्स, ना आने वाले पेरेंट्स, ना बच्चे कोई मास्क नहीं पहन रहे हैं जी। जयपुर में तो डिटेक्ट हो रहा है क्योंकि वहां पर टेस्टिंग है, और जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वहां पर वो रेगुलर उनकी टेस्टिंग और वो है, इसलिए वो डिटेक्ट हो रहे हैं। छोटे स्कूल्स और छोटे गाँवों और कस्बों में तो आप अनडिटेक्टेड है जी। और खास तौर पे 1st to 5th के स्कूल खोलना 100%, वो बच्चे न तो पूरा कोविड प्रोटोकॉल्स को कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं,
और वो जी। खुद अगर नहीं होंगे तो भी वो एसिम्टोमेटिक होके अपने घर में लेके जाएंगे, जहाँ पर जी। बुजुर्ग वो सब है उन सबको ठीक है, इफेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके दोनों सवालों के जवाब मैं ले लेता हूं। मनीष जी, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं, आप क्या बच्चों को शादी में लेकर नहीं जा रहे हैं? क्या बच्चों को मॉल से लेकर नहीं जा रहे हैं? क्या बच्चों को परिजनों के पास लेकर नहीं जा रहे हैं? क्या सिर्फ स्कूल ही सारी जिम्मेदारी निभाएगा? निश्चित रूप से विजेंद्र जी, मैं आपकी बात को बढ़ाना चाहूंगा। जो आपने कहा कि समाधान की बात, तो जो बीत चुका वो बीत चुका। समाधान इस दिशा के अंदर यही है कि निश्चित रूप से स्कूल में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे बहुत जरूरी है पढ़ाई चले, स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी तय होकर खुलें। और आपने जो बाल संरक्षण आयोग को कहा है, मैं उसके अंदर भी ये बात कहना चाहूंगा कि उसके अंदर अभिभावक प्रतिनिधि, क्योंकि सरकार के लिए एक हो सकता है वो एक शहर का, एक राज्य का एक प्रतिनिधि हो, स्कूल वालों के लिए हो सकता है कि वो एक बच्चा हो, लेकिन बच्चा माता पिता की जान है, उसका भविष्य है, उस देश का भविष्य है। क्यों उसकी बात नहीं सुनी गई? ये कह रहे हैं सुनी गई। सरकार, मैं पूछना चाहूंगा इस राज्य सरकार से, मैंने कई बार लेटर लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को, क्या किसी अभिभावक प्रतिनिधि को बिठा के बात की गई? इनको पूछना, संदीप बख्शी जी को, आदरणीय को, इनको मैंने कितनी बार कहा कि आप समाधान की दिशा में बढ़िए, मिलकर बैठिए। ये आज तक बैठे, ये चैनलों के आपका बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन कर्म के अंदर और इनकी बात के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। मैं कहना चाहूंगा ये लोग के संवेदनशील बताइए सर, 6 घंटे के आसपास बच्चा स्कूल में रहता है, हद मार के 6 घंटे के आसपास, बाकी 18 घंटे वो घर पर रहता है। परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, 6 घंटे के लिए स्कूल की जिम्मेदारी हो गई। और हर स्कूलों के अंदर अलग से कमेटी बनी हुई है ना, उस कमेटी के अंदर जो अभिभावक अपनी बात रखे, अगर वो स्कूल के अभिभावक ये चाहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन की जाएगी, ये व्यवस्था तो दी गई है। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक स्कूल बताइए जहां के अभिभावकों में 50% से ज्यादा लोगों ने कहा हो कि ऑनलाइन पढ़ाई होनी चाहिए, अभी घोषणा कराएंगे, और वहां पर स्कूल ने कहा हो कि नहीं हम ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे, मैं उसके खिलाफ अभियान चलाऊंगा। बताइए मुझे। एक करा दो, अभी फैसला कराऊंगा, यही फैसला करा के उठूंगा। बताइए मनीष जी। एक स्कूल का नाम बताओ, अभी फैसला कराऊंगा। निश्चित रूप से मैं आपको नाम लेता हूं, आप लिखिए नाम। बता दो, 50% एमपीएस स्कूल के अंदर आप बात कीजिए, एमजीडी स्कूल की आप बात कीजिए। मेरे पास वीडियो है किस तरह से कोरोना की धज्जियां उड़ाई जा रही है। 2 या 10 अभिभावकों की वजह से 1000 बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ किया जा सकता है। 50 लाओ ना। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन मुद्दा बेहद गंभीर है, क्योंकि बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है, उनको पढ़ाना भी है और कोरोना से बचाना भी है, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। 5 साल का बच्चा क्या समझेगा? वो थोड़ी ना कोरोना को समझता, लेकिन उसको जागरूक करना यह अभिभावकों की जिम्मेदारी भी है और स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ अभिभावक एकता संघ के प्रदेश संयोजक मनीष विजयवर्गीय जी हमारे साथ। सर, मैं दोनों को ही खुला छोड़ रहा हूं डिबेट में, जरा बताइए दोनों में से जिम्मेदार कौन है? सरकार बहुत अलग है सर, सरकार बीमार होने के बाद इलाज दे सकती है या आपको जागरूक कर सकती है, बच्चे की जिंदगी बचाना आप दोनों की जिम्मेदारी है, जरा बताइए दोनों। देखिए, निश्चित रूप से माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं, उसके बाद में वो अक्षर ज्ञान के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं, संस्कार के लिए और उसके जीवन की सुरक्षा के लिए। लेकिन जहां पर जो संचालन है, जिनकी भाषा की गरिमा टूट जाती है, वो धमकियां देते हैं अभिभावकों को, तो ये नहीं चलने वाला है प्रदेश के अंदर। कथनी और करनी में जो लोग अंतर करेंगे, ये अभिभावक उनको लेके आएगा। जी, धमकियां कौन दे रहा है सर? सर, ये अभी अभी अनिल शर्मा जी ने बोला मेरे को, ये ऑफ द रिकॉर्ड, कि आप ये हमको बोल रहे हैं व्यापार कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कैसे व्यापार किया जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा ये कथनी और करनी का अंतर, जो इन्होंने असभ्य भाषा भी अभी यूज में ली है यहाँ सबके सामने, मैं कहना चाहूंगा पूरे मीडिया के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ में, कि जो लोग खुद की भाषा की मर्यादा नहीं कर सकते, उनके हमारे बच्चे भेज रहे हैं हम संस्कारों के लिए। अनिल शर्मा जी, सोचना पड़ेगा इस बारे में, जवाब दें अनिल शर्मा जी। ऐसा है, ये जो मर्जी आई बोल देते, 4-5 पेरेंट है तथाकथित, और इनका मकसद जो बता दूं आपको, इनका बड़े स्कूलों का मिलकर आम आदमी के बच्चे को पढ़ाई से दूर रखना है। ये बहुत बड़ी चाल है। ऑनलाइन कंपनियों की, अरे सुनिए, अब ज्ञान नहीं, जब मैं सुन रहा था चुपचाप बोल रहा था ना, अब आप सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं ना आपके शब्दों का। आपने कहा व्यापार करते, कल रात को कहा इन्होंने व्यापार से नींद नहीं आई मुझे रात भर। किस बात का व्यापार करते हैं? हाँ, रोजगार है हमारा। व्यापार में रोजगार में अंतर है, रोजगार भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, कोई दारू नहीं बेच रहे। अभी आपने और बच्चे को भेजते हो तो कर रहे रोजगार, कहां दिक्कत? शराब करने को तैयार हूं मैं, आप नहीं कर रहे रोजगार, भूखे मर जाए हम लोग। लाखों करोड़ रुपए लगा के बिल्डिंग बनती है, टीचर को सैलरी देनी पड़ती है, बिजली का बिल देते हैं गवर्नमेंट को। देखिए, देश में चिकित्सा जो हर जगह। क्या वाकई में बच्चों के अंदर कोरोना जिस तरीके से डिटेक्ट हो रहा है, उसको यहीं पर रोका जा सकता है? लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। अनिल जी, आपकी भी बात अधूरी थी और मनीष जी बात आपकी भी अधूरी थी, आज आप पूरी कर लीजिए सर। सर, इसका बहुत अच्छा समाधान है। निश्चित रूप से पेरेंट्स सबसे पहले घर में और पास पड़ोस में बच्चों को सुरक्षित रखें, नंबर 1। उनको कहीं भी थोड़ी बहुत शंका लगती है तो स्कूल नहीं भेजें, नंबर 2।
गलती से फिर भी भेज दिया गया तो कह सकते हैं साहब हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा था, ध्यान रखिएगा। स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को पूरा चेक करके पूरी सावधानी के साथ अंदर ले और प्रोटोकॉल की पालना कराएं। दो चीज हो गई। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रैंडम सैंपलिंग करे ताकि जो बच्चे निकल के आ रहे हैं उनके साथ उनका इलाज किया जा सके। चौथा जो सबसे बड़ा काम हम कर सकते हैं, करते आ रहे हैं, पहला काम हमें करते आ रहे, जैसे ही बच्चे मिले, चाहे वो एसएमएस स्कूल हो चाहे जयश्री पेड़ी वाली स्कूल हो, सबने क्लासें बंद करके ऑनलाइन दी, तो मनीष जी की बात वहीं खत्म हो जाती है। अब आगे कहते हैं पूरी ऑनलाइन कर दो, तो मैं बहुत अच्छा सा सुझाव दे रहा हूं, 50% पेरेंट्स से लिखवा के संबंधित स्कूल में दे दो, ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन हो जाएगी। कहां दिक्कत है मुझे बताइए इसमें? जी, 50% पेरेंट पर्टिकुलर स्कूल के, सारे नहीं, पर्टिकुलर स्कूल के, ताकि गरीब बच्चे को शिक्षा मिले। मैं कहना चाहूंगा ये जो बात कह रहे हैं इसके ऊपर बिल्कुल अमल किया जाए, लेकिन सरकार के सिस्टम पे हमको भरोसा नहीं है। मैं फर्स्ट इंडिया के चैनल पे कहता हूं कि फर्स्ट इंडिया इसके अंदर आ गया है और इसका सिस्टम बनाया है जो इनके पास है, क्योंकि हमने पिछले समय जो भी कह रहा हूं आपको, हाँ जो भी हमने डिपार्टमेंट 50% अभिभावकों के सिग्नेचर आप लेकर आ जाइए। नहीं उसका एक सिस्टम सर, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि 5000 अभिभावक है तो वो किस तरह से हम एक गूगल कोई भी सिस्टम बनाते हैं। आप इसी के लिए अभिभावकों का नेतृत्व करते हैं ना सर? जी बिल्कुल, ये सिस्टम भी फर्स्ट इंडिया बनाए। नहीं हम बनाते हैं, उसके अंदर आपको लिंक करते हैं, आप उसके अंदर देखें, इस विषय के ऊपर निर्णय लें। लेकिन क्योंकि हमने पिछली बार जिन स्कूलों के, जिन बड़े स्कूलों का नाम लिया है, इन स्कूलों की हमारे पास सैकड़ों शिकायतें इनकी हमने जब लिख के दिया शिक्षा विभाग को, तो आज 2 महीने हो गया। मैं कहना चाहूंगा डिप्टी एजुकेशन सेक्रेटरी को, माननीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष जी को, माननीय जो जिला उनको 2-2 महीने तक अभी उनका जवाब नहीं दिया गया। छोड़िए, आप तो समाधान पे चलते हैं ना। आप लोग सरकार को प्रभावित कर रहे हो, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा ये व्यापार, मैं कहना चाहूंगा आप लोग उसका प्रभाव, उसको उपयोग करते हो, आप मिसयूज कर रहे हो उस पैसे का, समाज के अभिभावकों के पैसे का। लिख के दे दो कोर्ट में, क्या पड़ता है बता देंगे। राजनीतिक पार्टियां भी इसको बैलेंस करती है, क्योंकि उसको वोटर जी गणित करने, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम गलत है। और ये मैं कहना चाहूंगा आप कीजिए, जिनको राजनीति करनी कीजिए, जिनको व्यापार करना कीजिए, लेकिन बच्चों के जीवन के ऊपर प्रश्न उठता है तो आपकी अंतरात्मा के अंदर आवाज उठनी चाहिए। आप सोचो यदि आपके घर के अंदर अपने बच्चे के साथ ये व्यापार का मुझे जरा बताइए, समझ नहीं आ रहा मुझे व्यापार बताइए। बच्चा 2.5 साल का बच्चा जो खत्म हो रहा है वो घर में था, स्कूल नहीं गया। प्रोग्राम को वाइंड अप करना है मनीष जी, मुझे बताइए अभिभावकों के पास ये विकल्प है ना कि सरकारी स्कूल जाएं? बिल्कुल है, ये विकल्प है ना सर? बिल्कुल। तो फिर व्यापार की तरफ क्यों भेजते हैं बच्चों? नहीं ये तो गलतियां हुई। अभी इनका कोरोना के अंदर इनका असली चेहरा समझ में आ गया ना, तो आप देख लो इस बार भी सरकारी स्कूलों के आंकड़े बने हैं और हम तो इसको मुहिम चलाने वाले हैं। हम बाकायदा इस 2 साल के अंदर किन लोगों ने सेवा की जारी करेंगे और ये मूवमेंट चलाएंगे, टोपियां डालते रहेंगे बच्चों के लिए। सभी को गंभीर होने की जरूरत है, टोपियां नहीं डाली जा सकती एक दूसरे के ऊपर। स्वर्णिम, अंतिम बार मैं सवाल कर रहा हूं, क्या यह व्यवस्था राजस्थान में हो सकती है कि देर आए दुरुस्त आए नहीं? सर हालात बिगड़े उससे पहले अलर्ट होना है और इसलिए प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या ये मैं मानकर चलूं कि स्कूलों के अंदर रैंडम सैंपलिंग होगी और इस कोरोना को बच्चों तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा? देखिए निश्चित रूप से विजेंद्र जी, कोरोना की रैंडम सैंपलिंग हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें बचाने का एक ही तरीका है। केंद्र सरकार को जिस वैक्सीन को, बच्चों की वैक्सीन को अप्रूवल दी है, उसका यहाँ पे अब उसका वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो एसओपी जारी की है, सारे स्कूल के टीचर्स जो हैं जब तक डबल डोज नहीं लगी है वो पढ़ा नहीं सकते। बस ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स जब तक डबल डोज नहीं लगी है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसमें स्कूल के टीचर के कारण बच्चे को कोरोना हुआ हो। लेकिन जितने मामले आए वो वही मामले आए जो बच्चे घर में थे, वो उनके निकले, स्कूल में नहीं है अभी। लेकिन फिर भी हम आपको कह रहे हैं रैंडम सैंपलिंग करेंगे। रिपोर्ट देंगे कि 23,000 स्कूलों में से इतने हजार स्कूलों के अंदर हमने रैंडम सैंपलिंग की। रैंडम सैंपलिंग बिल्कुल जीरो है। देखिए रैंडम सैंपलिंग जरा बताइए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, रैंडम सैंपलिंग आप सिर्फ स्कूलों की छोड़िए, हमारे तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं वहां भी हो जाएगी। मोहल्ले वही तो चाह रहे हैं, तैयार है, वही तो चाह रहे हैं कि मान लेता हूं मैं कि 23,000 स्कूलों में से एक भी बच्चे का कोरोना पॉजिटिव ना आए। ये तो अच्छी बात है ना सर? यही चाहते हैं, इसके ये तो अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए, रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, माता पिता को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव ना हो, वो खुद का ध्यान रखें। बच्चा तो क्योंकि इन्फेक्ट अगर होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अशोक यादव भारी होगा। डॉक्टर अशोक यादव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, सीधा सीधा बताइए कि बच्चों का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा? देखिए सीधा बताइए सोलंकी जी, बच्चों का वैक्सीनेशन तो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और जो अभी इन्होंने कहा कि हमने लेटर लिखा है, लेटर लिखने और इनसे नहीं होते। बात यह है कि सिर्फ स्कूल की मॉनिटरिंग ही नहीं, आप कॉलोनी के अंदर क्या कर रहे हो, आपने फॉगिंग वगैरह का कुछ करवाया क्या, आप और प्रोटोकॉल्स की पालना करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे? सिर्फ अगर बच्चा बाहर कहीं इन्फेक्टेड होगा तो अशोक यादव जी, सरकार की, अशोक यादव जी, आप तो डॉक्टर हैं सर, चैनल के मुझे जरा बताइए फॉगिंग
चाहता हूं कि फोगिंग से सरकार क्या हर कोरोना स्टेज खत्म हो पर अपनी जाएगा? जिम्मेदारी निभाए और वो सारी अशोक यादव जी, सुविधाएं- हाँ सर सुनिए जरा, आप तो डॉक्टर हैं, मुझे बताइए कौन से फोगिंग से कोरोना खत्म होता है? नहीं, फॉगिंग से कोरोना पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन बचाव तो होगा ना। वैक्सीनेशन से भी बचाव। आप दूसरी डोज सबको लगवा दी क्या? दूसरी डोज के अंदर आज राजस्थान सरकार की देखिए डोजेज यहाँ सरप्लस में पड़ी है। सेकंड डोज जो है 50% लोगों को भी नहीं लग पाई। क्या ये सारा काम भी केंद्र सरकार आके करेगी? और राजस्थान सरकार आपस में लड़ती रहेगी? भाई राजस्थान सरकार का काम सिर्फ आपस में लड़ने का है क्या? काम नहीं करे सरकार। उन्होंने क्यों नहीं सेकंड डोज का फाइनल करना? प्लीज सारे लोगों को इन्होंने कहा कि हमने SOP जारी। हम आज उनके साथ डिबेट करें जिनके जरिए सलाह कम से कम सरकार तक पहुंच सके कि बच्चों को कोरोना से बचाना कैसे है। और इसलिए मुद्दा सिर्फ एक है, बच्चों की जिंदगी को बचाना है, एजुकेशन से उनको दूर नहीं करना है और सभी को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी है। डॉक्टर अशोक, मैं फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, मैंने देखा है 3 बार मैंने आपसे सवाल किया, तीनों बार आपने सवाल को घुमा दिया है। जब 40 देशों के अंदर बच्चों में वैक्सीनेशन हो सकता है, वैक्सीनेट हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान किसका इंतजार कर रहा है? नहीं, इंतजार जैन जी किसी का नहीं हो रहा, सिर्फ परीक्षण का है। जैसे फाइनल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सबसे पहले लगा है। आज से पहले भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगे हैं, बने हैं। और यहाँ के जो वैक्सीनेशन है इसका पूरी दुनिया ने लोहा माना है। और अभी भी हम बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, पूरे परीक्षण के साथ अभी भी लगेंगे। लेकिन मैं फिर एक आपके जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्या सेकंड डोज जो सरप्लस में पड़ी हुई है वो लगी क्या? और उसके लिए सरकार अपने, मेरे पास वक्त की कमी है, नहीं तो डॉक्टर अशोक मैं आपको पूरे देश का आंकड़ा दे देता अपनी कि किस स्टेट के अंदर कितना अभी तक सेकंड डोज लगा है, कितना सेकंड डोज नहीं लगा है। और यकीन ना आए तो आप एक प्रोग्राम मेरा देख लीजिएगा पुराना, मैंने पूरा आंकड़ा उसमें दिया है। सिर्फ राजस्थान नहीं, हरियाणा का हाल भी यही है, मध्य प्रदेश का हाल भी यही है, गुजरात का हाल भी यही है। कहेंगे तो व्यक्तिगत मैं आपको आंकड़े भिजवा दूंगा, लेकिन ठीक है, ठीक है, मेरे पास अब वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या रैंडम सैंपलिंग होगी, हाँ या ना? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोरोना केस बढ़ते हैं तो रैंडम सैंपलिंग भी होगी। पहले भी हमने स्कूलों में की हुई है, ऐसा नहीं है कि की नहीं है। सरकारी स्कूलों में भी हुई है, प्राइवेट स्कूलों में भी हुई है। ठीक है, मनीष विजयवर्गीय, एक लाइन में जवाब सर। अभिभावक अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और जो संगठन आपका है, क्या वो अभिभावकों को जागरूक करेंगे कि ठीकरा स्कूलों पर फोड़ना बंद कीजिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाइए? निश्चित रूप से हमारी भी जिम्मेदारी इसके अंदर बनती है, कहीं ना कहीं चूक हुई है उसको सुधारेंगे और इसके और अल्टरनेट तरीके अवेयरनेस के क्या करेंगे। अभिभावक जिम्मेदार पक्ष है और उसकी जिम्मेदारी को निभाएगा। हम इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और जो भी कोई अगर चलाएगा उसका सहयोग करेंगे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे सरकार हो, चाहे बाल संरक्षण आयोग हो, हम सबका सहयोग करेंगे। क्या थर्मल स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था की गई थी उसको और मजबूत किया जाएगा? और जो हो सकता है कि लापरवाही इसलिए रह गई हो कि कोरोना के केसेस कम हो रहे थे, एक बार फिर गंभीरता के साथ हर बच्चे की एंट्री से पहले उसको चेक किया जाएगा? सर डेफिनेटली चेक किया जा रहा है, इसी तो मामले पकड़ आ रहे हैं। सरकार ने नहीं पकड़े हैं, स्कूल ने ही पकड़ के सरकार को दिए हैं। नंबर 1, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें स्कूल के स्टाफ या किसी बाल वाहिनी की वजह से संक्रमित हुआ है। तो 2 चीजें साबित करती है कि स्कूल ने सावधान है। फिर भी हम अपने लेवल पे इसको ज्यादा करते हैं क्योंकि बच्चा हमारे लिए इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको जिम्मेदारी निभानी है, वो बच्चे हैं, बचपना करेंगे, हम बड़े हैं, हमें जिम्मेदारी निभानी है। नमस्कार।